Fecal incontinence. This class is for GNM second year. Fecal incontinence is the inability to control bowel movements, causing stool, feces to leak unexpectedly from the rectum, also called bowel incontinence. Fecal incontinence ranges from an occasional leakage of stool while passing gas to a complete loss of bowel control. तो फीकल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है कि फीकल इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि जब बाउल पे कंट्रोल नहीं होता, बाउल मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं होता और स्टूल अपने आप ही पास हो जाता है रेक्टम से, अनएक्सपेक्टेडली लीकिंग होने लगती है स्टूल्स की। और ये जो फीकल इनकॉन्टिनेंस है इसका दूसरा नाम बाउल इनकॉन्टिनेंस भी है। और इसके अलावा फीकल इनकॉन्टिनेंस ranges from an occasional leakage of stool while passing gas to a complete loss of bowel control। तो फीकल इनकॉन्टिनेंस रेंज करता है, या तो ओकेशनल लीकेज होगा, कभी कभी लीकेज होगा गैस पास करते हुए, या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ बाउल कंट्रोल होगा पेशेंट में। कंप्लीट लॉस जैसे कि वो एकदम भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कभी भी उसको पास हो जाएगा, या तो सिर्फ गैस पास होने के वक्त ही स्टूल पास होंगे या फिर कभी भी पास हो जाएंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? फीकल इनकॉन्टिनेंस में अकर टेम्पररीली ड्यूरिंग एन ओकेशनल बाउट ऑफ डायरिया, बट फॉर सम पीपल फीकल इनकॉन्टिनेंस इज क्रॉनिक और रिकरिंग। तो फीकल इनकॉन्टिनेंस किसी किसी के लिए ओकेशनल होता है, कभी कभी होता है फीकल इनकॉन्टिनेंस। जब ज़्यादा डायरिया हो तो उस वक्त हो जाता है फीकल इनकॉन्टिनेंस। लेकिन कुछ लोगों के लिए फीकल इनकॉन्टिनेंस क्रॉनिक या रिकरिंग होता है, बहुत दिनों तक चलता है या फिर हर थोड़े दिनों बाद वापस लौट के आता है। People with this condition may be unable to stop the urge to defecate, which comes on so suddenly that they don't make it to the toilet in time. This is called urge incontinence. अब fecal incontinence दो टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो है urge incontinence और दूसरा है passive incontinence। urge incontinence में क्या होता है कि पेशेंट को फील ही नहीं हो पाता कि उसको पास करना है, और वो जो है एक जब टॉयलेट पहुंचने से पहले ही उसका स्टूल निकल जाता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि पेशेंट को फील होता है कि उसको स्टूल पास करना है, लेकिन जब तक वो टॉयलेट पहुंचता है उससे पहले ही उसका स्टूल पास हो जाता है। दैट इज़ अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज का मतलब होता है फील होना, तो उनको फील होता है कि उनको पास होने वाला है, लेकिन जब तक वो टॉयलेट पहुंचते हैं उससे पहले ही उनका निकल जाता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और दूसरा है पैसिव इनकॉन्टिनेंस। पैसिव इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि पेशेंट को फील ही नहीं हो पाता कि उसको स्टूल पास करना है और अपने आप ही उसका स्टूल पास हो जाता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकॉन्टिनेंस। Another type of fecal incontinence occur in people who are not aware of the need to pass stool। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको स्टूल भी पास करना है और अपने आप ही स्टूल पास हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इनकॉन्टिनेंस। Fecal incontinence may be accompanied by other bowel problems such as diarrhea, constipation, gas and bloating। और फीकल इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ दूसरे बाउल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, गैस या फिर ब्लोटिंग हो गई। ब्लोटिंग मतलब जो पेट एकदम भरा भरा सा लगेगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी गैस की वजह से। कॉजेस क्या होते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस में? मसल डैमेज, या तो जो मसल है एनल स्फिंक्टर ही हमारे जो स्टूल है उसको कंट्रोल करता है। तो एनल स्फिंक्टर के डैमेज होने की वजह से स्टूल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पेशेंट और वो अपने आप ही पास हो रहा है। और ये एनल स्फिंक्टर कब डैमेज होता है? ये या तो किसी सर्जरी के बाद डैमेज होगा, या फिर चाइल्ड बर्थ के बाद डैमेज होगा, या एपिजियोटमी के बाद
या फोर्सिब डिलीवरी के बाद ये डैमेज हो सकता है, एनल स्फिंक्टर। नेक्स्ट इज नर्व डैमेज। नर्व डैमेज एक ऐसा कॉज है जिसकी वजह से पेशेंट को पैसिव इनकॉन्टिनेंस होगा। नर्व डैमेज में पेशेंट का नर्व डैमेज हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, और उससे क्या होगा कि पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि उसको बाउल भी पास करना है और अपने आप ही बाउल पास होने लगेंगे। Injury to the nerves that senses stool in the rectum or those that control the anal sphincter are led to fecal incontinence. The nerve damage can be caused by childbirth, constant straining during bowel movements, spinal cord injury or stroke. स्ट्रोक की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से, या फिर नर्व कभी डैमेज हो जाए चाइल्ड बर्थ के वक्त, या ज़्यादा बाउल्स स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल्स, कॉन्स्टेंट स्ट्रेनिंग, ज़्यादा अगर कॉन्स्टिपेशन हो और कॉन्स्टिपेशन के वक्त हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं, तो ताकत लगाने के बाद भी कभी अगर ये ताकत कॉन्स्टेंटली बहुत सालों तक ऐसे ही लगाते जाएं तो हो सकता है कि नर्व डैमेज हो जाए आसपास के एरिया के। और दूसरी डिजीज़ कंडीशन सच एज डायबिटीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस also can affect these nerves and cause damage that leads to fecal incontinence. तो इन सारी डिजीज़ कंडीशन की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है, और नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को फील ही नहीं होगा कि उसको कब पास करना है और स्टूल अपने आप ही पास हो जाएगा। इस टाइप में पेशेंट विल हैव पैसिव इनकॉन्टिनेंस। कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में कॉज अ ड्राई हार्ड मास ऑफ स्टूल, impacted stool to form in the rectum and become too large to pass. The muscles of the rectum and the intestine stretch and eventually weaken, allowing watery stools from the farther away up the digestive tract to move around the impacted stool and leak out. Chronic constipation may also cause nerve damage that leads to fecal incontinence. अब अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सालों तक कॉन्स्टिपेशन रहता ही है, और उससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के वक्त हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो आसपास के जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, वो मसल्स वीक हो जाते हैं, और इसके अलावा जो वहाँ उस एरिया के जो नर्व्स हैं उनका डैमेज होने का भी डर होता है। तो या तो मसल वीक हो जाएंगे और हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर आगे जाकर फीसिस को या स्टूल्स को, या फिर नर्व डैमेज के कारण जो है पेशेंट अपने आप ही पास करने लगेगा। डायरिया ये बहुत कॉमन है, और ज़्यादातर आप हर कोई मतलब ये एक्सपीरियंस कर चुका होगा कि जब बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी अपने आप ही पास हो जाते हैं। तो सॉलिड स्टूल इज़ ईजियर टू रिटेन इन द रेक्टम। सॉलिड स्टूल को हम आसानी से रोक सकते हैं, लेकिन लूज स्टूल सो द लूज स्टूल्स ऑफ द डायरिया कैन कॉज और वर्सन फीकल इनकॉन्टिनेंस। और लूज स्टूल को रोकना बहुत मुश्किल होता है और इसकी वजह से फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। हेमरॉइड्स इस डिजीज़ कंडीशन के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। हेमरॉइड्स में क्या होता है कि जो रेक्टम के जो वेन्स है वो फूल जाते हैं, और फूलने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, कभी कभी क्या बोलते हैं ब्लीडिंग भी होती है उस एरिया में। और जो आसपास के रेक्टम के आसपास के जो वेन्स होते हैं वो इसलिए फूल जाते हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। जब ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं, ज़्यादा ताकत लगाते हैं, तो आसपास के जो वेन्स है उनके ऊपर असर पड़ता है, उनके ऊपर वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने की वजह से वो फूलने लगते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है हेमरॉइड्स में। हेमरॉइड्स का दूसरा नाम बवासीर है। व्हेन द वेन्स इन योर रेक्टम स्वेल, जो वेन्स जो रेक्टम में होती है जब उसमें स्वेलिंग हो जाती है, कॉजिंग हेमरॉइड्स होने लगता है। दिस कीप्स योर एनस फ्रॉम क्लोजिंग कम्प्लीटली, और उसकी वजह से एनस जो है पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाता, विच कैन अलाउ स्टूल टू लीक आउट, और इसकी वजह से स्टूल अपने आप ही लीक हो सकता है। Loss of storage capacity in the rectum. Normally, rectum stretches to accommodate stool. If your rectum is
scarred or your rectal walls have stiffened from surgery, radiation treatment, or inflammatory bowel disease, the rectum can't stretch as much as it needs to and excess stool can leak out. तो क्या होता है, कभी कभी रेडिएशन की वजह से या सर्जरी की वजह से या फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से रेक्टम जो है स्ट्रेच नहीं हो पाता. नॉर्मल कंडीशंस में जैसे वहाँ पे स्टूल पहुँचता है और ज़्यादा स्टूल पहुँचने से रेक्टम जो है अपने आप ही स्ट्रेच होने लगता है. लेकिन किसी किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से या सर्जरी की वजह से या फिर रेडिएशन ट्रीटमेंट की वजह से रेक्टम जो है वो स्ट्रेच नहीं हो पाता, तो स्टूल अपने आप ही लीक आउट होने लगता है. सर्जरी टू ट्रीट एनलार्ज वेन्स इन द रेक्टम और एनस. हेमोरॉइड्स के लिए हम सर्जरी करते हैं, हेमोरॉइडेक्टमी करते हैं. as well as more complex operation involving the rectum and the anus can cause muscle and nerve damage that leads to fecal incontinence. तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. अगर सर्जरी के वक्त मसल डैमेज हो गया या फिर नर्व डैमेज हो गया तो उसकी वजह से भी फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. रेक्टल प्रोलैप्स. रेक्टल प्रोलैप्स क्या होता है? प्रोलैप्स का मतलब होता है वापस आना, मतलब बाहर निकल जाना. तो इसमें क्या होता है कि रेक्टम जो है वो एनस में गिरने लगता है. इट ड्रॉप्स डाउन इनटू द एनस. fecal incontinence can be a result of this condition in which the rectum drops down into the anus. उसी तरह यूट्रस प्रोलैप्स भी होता है, जब यूट्रस जो है एकदम से बाहर आ जाता है और या तो सर्विक्स में आ जाता है या फिर वो एक पूरी तरीके से लेबिया में से भी बाहर आ जाता है, तो उसको भी हम उसको बोलते हैं यूट्रस प्रोलैप्स. उसी तरह रेक्टल प्रोलैप्स भी होता है जब रेक्टम गिरने लगता है और निकल के बाहर आ जाता है. देन रेक्टोसील. रेक्टोसील ये विमेन में होता है. बेसिकली एक फिस्टुला बन जाता है बिटवीन द वजाइना एंड द रेक्टम. अब विमेंस में क्या होता है, विमेन में सबसे पहले आता है ब्लैडर, उसके बाद आता है वजाइना, फिर उसके बाद आता है रेक्टम. और क्या होता है कि कभी कभी फीमेल्स में एक फिस्टुला बन जाता है. फिस्टुला मतलब अबनॉर्मल पैसेज. अबनॉर्मल पैसेज बन जाता है, आइदर ब्लैडर के बीच में और वजाइना के बीच में पैसेज बन जाएगा या फिर वजाइना के बीच में और रेक्टम के बीच में पैसेज बन जाता है. तो अगर रेक्टम और वजाइना के बीच में पैसेज बन जाए तो जो स्टूल्स है वो रेक्टम से होते हुए वजाइना से निकलने लगेंगे, तो ये भी एक तरीके का फीकल इनकॉन्टिनेंस होगा. रिस्क फैक्टर्स. तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं फीकल इनकॉन्टिनेंस के? ज़्यादातर फीकल इनकॉन्टिनेंस अडल्ट्स में होता है. अडल्ट्स नहीं, एल्डरली में होता है. सॉरी, एल्डरली मतलब 60 ईयर्स एंड अबव की जो एज होती है उनमें फीकल इनकॉन्टिनेंस होता है, क्योंकि जो 60 ईयर्स एंड अबव के होते हैं उनके ही मसल्स ज़्यादातर वीक हो जाते हैं, उनमें ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे फीकल इनकॉन्टिनेंस हो गया, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया, या फिर जो ओल्ड एज में होते हैं उनकी बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं, तो बीमारियों की वजह से भी हो सकता है. बीइंग फीमेल, फीकल इनकॉन्टिनेंस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड बर्थ. तो फीकल इनकॉन्टिनेंस जो है चाइल्ड बर्थ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. तो बीइंग फीमेल इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर. Recent research has also found that women who take menopausal hormonal replacement therapy are more likely to have fecal incontinence. तो कुछ रिसर्च ऐसी कंडक्ट हुई है जिसमें पता चला है कि विमेन हु टेक मेनोपॉजल हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब कि मेनोपॉज रोकने के लिए जो हार्मोन थेरेपीज़ लेते हैं उनमें फीकल इनकॉन्टिनेंस ज़्यादा हो जाता है. नर्व डैमेज. और जो लोगों को ज़्यादा दिनों तक क्रॉनिक डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी.
न्यूरोपैथी का मतलब है कि नर्व डैमेज हो जाती है, किसी भी जगह की नर्व डैमेज होने लगती है डायबिटीज़ पेशेंट्स की। अगर उनका डायबिटीज़ अनकंट्रोलेबल है और बहुत सालों से चलते आ रहा है तो उनको न्यूरोपैथी होता है। तो उसकी वजह से हो सकता है नर्व डैमेज, डायबिटीज़ की वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी एक कंडीशन है, उसकी वजह से भी हो सकता है नर्व डैमेज। एंड अगर नर्व डैमेज हो जाए उस एरिया का जहाँ रेक्टम में जो नर्व सप्लाई कर रही है और जो एनस पे जो नर्व सप्लाई कर रही है, तो अगर वहाँ का नर्व डैमेज हो जाता है तो पेशेंट विल नॉट बी एबल टू फील द अर्ज, मतलब पेशेंट को एहसास नहीं होगा कि उसको टॉयलेट जाना है और उसका फीकल इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा। डिमेंशिया मतलब इट इज़ अ साइकाट्रिक डिसऑर्डर जहाँ पे पेशेंट की लॉस ऑफ मेमोरी होती है। और अल्जाइमर डिजीज़ भी एक डिसऑर्डर है जहाँ पे पेशेंट के ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते करके डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट भूलने लगता है अपने रिलेटिव्स को। शुरुआत में तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें भूलने लगता है, जैसे मैंने ये चीज़ कहाँ रखी वो भूलने लगता है और अपना एड्रेस वगैरह। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके वो अपने रिलेटिव्स को भूलने लगता है। फिर उसके बाद कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ होने लगती है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता, और कभी कभी उसमें फीकल इनकॉन्टिनेंस भी होता है। लास्ट स्टेज में जो है जाकर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, फीकल इनकॉन्टिनेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिज़िकल डिसेबिलिटी, बीइंग फिज़िकली डिसेबल्ड में मेक इट डिफ़िकल्ट टू रीच अ टॉयलेट इन टाइम। और ये बहुत बार होता है कि जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, जो सही से चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए टॉयलेट पहुंचना, टाइम पे टॉयलेट पहुंचना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब तक वो टॉयलेट पहुंचते हैं उससे पहले ही उनका स्टूल या यूरिन पास हो जाता है। तो फिज़िकल डिसेबिलिटी इज़ ऑल्सो अ कॉज और ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर फीकल इनकॉन्टिनेंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इसके? कॉम्प्लिकेशंस होगा इमोशनल डिस्ट्रेस, क्योंकि फीकल इनकॉन्टिनेंस होना बहुत अच्छी बात नहीं है। इवन if the patient is in his or her old age, he may feel shame about it. एम्बैरेसमेंट होगा पेशेंट को, फ्रस्ट्रेशन होगा, शेम होगा, पेशेंट शेमफुल होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। So patient will have emotional distress and skin irritation. अगर ज़्यादा फीकल इनकॉन्टिनेंस है, हर थोड़ी थोड़ी देर में या जो फीसेस है वो अपने आप ही निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से रैशेस हो सकते हैं आसपास के एरिया में। एनस के आसपास के एरिया में जो है रैशेस हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, अल्सर्स हो सकते हैं। तो स्किन इरिटेशन इज़ ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन फॉर फीकल इनकॉन्टिनेंस। प्रिवेंशन, हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन। तो ये जो प्रिवेंशन है, रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, ये उन लोगों के लिए जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो अपना स्टार्टिंग से ही ये ध्यान रखें कि वो उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज करें, ईट हाई फाइबर फूड्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, एक्सरसाइज करें और हाई फाइबर डाइट लें। हाई फाइबर में आते हैं जैसे ओट्स हो गया, वीट हो गया, ये सब हाई फाइबर है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हाई फाइबर डाइट है। तो हाई फाइबर डाइट लेने से कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होता है। कंट्रोल डायरिया, ट्रीटिंग और एलिमिनेटिंग द कॉज ऑफ डायरिया। अब ज़्यादातर डायरिया जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो हमें इन्फेक्शन को ट्रीट करना होगा डायरिया को ट्रीट करने के लिए। और फिर नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट्स कैन इवेंचुअली वीकन एनल स्फिंक्टर मसल्स और डैमेज नर्व्स, पॉसिबली लीडिंग टू फीकल इनकॉन्टिनेंस। क्योंकि स्ट्रेनिंग की वजह से या ज़्यादा ताकत लगाने की वजह से मसल डैमेज हो सकते हैं या नर्व डैमेज हो सकता है, तो इसीलिए वी नीड टू अवॉइड स्ट्रेनिंग।
डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, इसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. फिजिकल एग्जामिनेशन विल इंक्लूड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एनस. तो दे विल बी अ विजुअल इंस्पेक्शन. डॉक्टर जो है उस एरिया का इंस्पेक्ट करेंगे. पहले विजुअली इंस्पेक्ट करेंगे, उसके बाद एक प्रोब डालेंगे और ये देखेंगे कि उस एरिया का नर्व डैमेज नहीं है. जब प्रोब एनस में डालते हैं तो एनल स्फिंक्टर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो अगर एनल स्फिंक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि उस एरिया का नर्व डैमेज है. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हेमरॉइड्स में करते हैं. हेमरॉइड्स में जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्लव्स पहनकर अपने फिंगर से अंदर इंस्पेक्ट करते हैं रेक्टम को. अपने फिंगर डाल के अंदर रेक्टम को देखते हैं कि कहाँ की वेन में स्वेलिंग हो रही है. तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. डिजिटल इसलिए क्योंकि वो हम फिंगर से करते हैं. फिंगर्स को डिजिटल भी बोलते हैं, डिजिट्स भी बोलते हैं, सॉरी, फिंगर्स को हम डिजिट्स भी बोलते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन. योर doctor inserts a gloved and lubricated finger into your rectum to evaluate the strength of your sphincter muscles and to check for any abnormalities in the rectal area. तो साथ के अगर हेमरॉइड्स है तो इसका भी पता चल जाएगा और इसके साथ साथ इस बात का भी पता चल जाएगा कि जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ज़्यादा ताकत है इन मसल्स में. अगर मसल्स वीक होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे उंगली डालने से, लेकिन अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि मसल्स कितने वीक है, कितने स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा दूसरी अबनॉर्मलिटीज़ जैसे हेमरॉइड्स का भी पता चल जाएगा. ड्यूरिंग द एग्ज़ाम योर डॉक्टर में आस्क यू टू बियर डाउन टू चेक फॉर रेक्टल प्रोलैप्स. तो रेक्टल प्रोलैप्स देखने के लिए डॉक्टर में आस्क यू टू बियर डाउन. बियर डाउन का मतलब है कि नीचे की तरफ ताकत लगाना. जैसे जब लेबर में होते हैं, मदर्स जब लेबर में होती है तो हम मदर को बोलते हैं लेबर के वक्त कि बियर डाउन करो, कि नीचे की तरफ ताकत लगाओ ताकि बच्चा नीचे आ पाए. उसी तरह एग्जामिनेशन के वक्त रेक्टल प्रोलैप्स देखने के लिए, रेक्टल प्रोलैप्स तो नहीं है, कहीं रेक्टम नीचे की तरफ तो नहीं आ रहा है, बाहर निकल के तो नहीं आ रहा है, ये देखने के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि बियर डाउन करो, कि नीचे की तरफ ताकत लगाओ. Anal manometry. Anal manometry, a narrow flexible tube is inserted into the anus and the rectum. A small balloon at the tip of the tube may be expanded. This test helps measure the tightness of your anal sphincter and the sensitivity and functioning of your rectum. Anal manometry एक टेस्ट है. इसमें एक ट्यूब होती है, ट्यूब के एंड पर या टिप पर बैलून होता है. उस बैलून को इन्फ्लेट करते हैं और इन्फ्लेट करने के बाद ये देखते हैं कि एनल स्फिंक्टर्स कितने टाइट है और कितने लूज है, कितने ज़्यादा स्ट्रेंथ है एनल स्फिंक्टर्स में. एनोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी. अच्छा, अब अल्ट्रासोनोग्राफी, आपने एक तरीके की अल्ट्रासोनोग्राफी तो देखी होगी, वो जो हम प्रोब लेकर एब्डोमेन पे रख के करते हैं, दैट इज़ वन अल्ट्रासोनोग्राफी. अब दूसरी अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी. ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी में एक प्रोब होता है, उस प्रोब को वजाइना के थ्रू अंदर डालकर फिर विजुअलाइज करते हैं कंप्यूटर में. उसी तरह होती है एनोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी. एनोरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी में रेक्टम के थ्रू प्रोब डालकर देखते हैं, विद कंप्यूटर में इमेज वगैरह देखते हैं कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो अलग अलग टाइप की अल्ट्रासोनोग्राफीज होती हैं. Colonoscopy. Colonoscopy is a flexible tube is inserted into the rectum to inspire the entire colon.
तो कोलोनोस्कोपी जैसे एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी में हम कैमरा डाल के अंदर देखते हैं, उसी तरह कोलोनोस्कोपी होती है। कोलोनोस्कोपी में हम एनस के थ्रू कैमरा डाल के, ट्यूब पे कैमरा होता है, कैमरा डाल के अंदर देखते हैं कोलोन में क्या क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोलोन में। Magnetic resonance imaging या MRI. MRI can provide clear pictures of the sphincter to determine if the muscles are intact and can also provide images during defecation. तो MRI भी कर सकते हैं पेशेंट का, और MRI में हम जो मसल्स होंगे, मसल्स स्फिंक्टर्स के जो मसल्स होंगे वो ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज हो पाएंगे। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द फीकल इनकॉन्टिनेंस ऑप्शंस इंक्लूड। ट्रीटमेंट जो है इसका फीकल इनकॉन्टिनेंस के कॉज पे डिपेंड करता है। एंटी डायरियल ड्रग, अगर पेशेंट को डायरिया की वजह से है तो लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं। ये हमेशा याद रखना, लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड, जब भी डायरिया होता है तो हम पेशेंट को लोप्रामाइड देते हैं, लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। या फिर डाइफेनोजाइलेट एंड एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इतना ज़्यादा नहीं देते हम, एट्रोपिन सल्फेट इमरजेंसी ड्रग है, और डाइफेनोजाइलेट भी इतना नहीं देते। लोप्रामाइड देते हैं हम, लोप्रामाइड बहुत कॉमन ड्रग है, एंटी डायरियल ड्रग। बल्क लैक्सेटिव जैसे कि मिथाइल सेल्यूलोज, साइलियम, इफ़ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज़ कॉजिंग योर इनकॉन्टिनेंस, अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो लैक्सेटिव्स वगैरह हम देते हैं पेशेंट को। जाइलियम आपने देखा होगा, वो हस्क हमदर्द का आता है, नाम भूल गई मैं उसको हम दूध में डाल के पीते हैं, और वो एक लैक्सेटिव है, वो एक हस्क है, फाइबर है, उसकी वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है। Dietary changes, what you eat and drink affects the consistency of your stool. If the constipation is causing fecal incontinence, your doctor may recommend drinking plenty of fluids and eating फाइबर रिच फूड्स। और अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से फीकल इनकॉन्टिनेंस है तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, फाइबर रिच फूड लो। और डायरिया की वजह से है तो तब भी बोलेंगे कि हाई फाइबर डाइट लो, क्योंकि हाई फाइबर डाइट लेने से क्या होता है कि जो लूज स्टूल्स है वो बल्की हो जाएंगे और लेस वाटरी हो जाएंगे। एक्सरसाइज टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली ये चाइल्ड बर्थ के बाद और ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। अब पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हम कैसे करते हैं? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हम ऐसे करते हैं, फॉर एग्जांपल यू आर पासिंग अ यूरिन, आप यूरिन पास कर रहे हो, यूरिन पास करते करते आपने रोक लिया यूरिन को, और वो रोकना कैसे हुआ? वो आपके जो मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आपने उसको रोका है। उसी तरह आप फीसिस पास कर रहे हो, फीसिस पास करते करते आप मसल्स को रोक लेते हो या कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, तो आपके फीसिस पास नहीं होंगे। तो ये एक एक्सरसाइज है, पेशेंट को बोलना है कि आपको इमेजिन करना है कि आप यूरिन पास कर रहे हो, और यूरिन पास करते करते आपने यूरिन को रोक लिया, तो उससे क्या होगा? मसल, ये मसल की एक एक्सरसाइज है, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और फिर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके फिर उसको रिलैक्स करो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर रिलैक्स करो, फिर कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। ऐसा पेशेंट को बोलना है कि आप इमेजिन करो कि आप यूरिन पास कर रहे हो या स्टूल पास कर रहे हो, और एकदम से आप उसको रोक लेते हो। तो आप कैसे रोकते हो? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रोकते हो। तो वैसे ही आपको ये एक्सरसाइज दिन में करनी होती है। इसको बोलते हैं पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। ये मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए होती है। बल्किंग एजेंट्स, बल्किंग एजेंट्स वही कि जो स्टूल है, स्टूल का बल्क बढ़ाने के लिए हम बल्किंग एजेंट्स दे सकते हैं, या तो इंजेक्टेबल फॉर्म में या ओरल फॉर्म में भी दे सकते हैं। बाउल ट्रेनिंग, अब जिन लोगों को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से
अपने आप स्टूल पास हो रहा है, या फिर जिनको एहसास ही नहीं होता तो उनको हम बाउल ट्रेनिंग देंगे। बाउल ट्रेनिंग का मतलब है जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं कि हमें पता है कि सो के उठने के बाद हमेशा बच्चों को यूरिन पास करना होता है, तो हम पहले ही जाकर उनको टॉयलेट में बैठा देते हैं कि वो टॉयलेट में यूरिन पास करें। तो इससे उन्हें क्या होती है, आदत सी हो जाती है और उनके स्फिंक्टर्स को भी कंट्रोल करना आ जाता है। उसी तरह हम अडल्ट्स के साथ कर सकते हैं कि एक टाइम बांध दें, हो सकता है खाने के बाद या सुबह में नाश्ते के बाद या सुबह में चाय पीने के बाद या पानी पीने के बाद हमें स्टूल पास होता ही है नॉर्मली, तो हम एक टाइम बांध दें कि आपको इस टाइम पे जाना ही है। तो उससे क्या होगा, बाउल ट्रेनिंग होगी। दिस इज़ द टाइप ऑफ बाउल ट्रेनिंग। ट्रीटिंग रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टोसील और हेमोरॉइड्स, रेक्टोसील और रेक्टल प्रोलैप्स, इन तीनों चीज़ों के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। सर्जरी में हम जो रेक्टोसील किस वजह से होता है, ये एक अबनॉर्मल पैसेज की वजह से, फिस्टुला की वजह से होता है, फिस्टुला बिटवीन द रेक्टम एंड द वजाइना। तो ये पैसेज को सर्जरी से हम रिमूव करते हैं, सर्जरी से इस पैसेज को हटाते हैं। हेमोरॉइड्स में हेमोरॉइड्स को रिपेयर करते हैं, हेमोरॉइडेक्टमी करते हैं। और रेक्टल प्रोलैप्स में रेक्टम को वापस से अंदर डालकर प्रोसीजर होता है, उसको वहीं बांधने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इज़ स्फिंक्टर रिप्लेसमेंट। और अगर स्फिंक्टर्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं तो उसके लिए हम स्फिंक्टर्स को रिप्लेस कर सकते हैं। और स्फिंक्टर्स रिप्लेस करने के लिए a damaged anal sphincter can be replaced with an artificial anal sphincter। तो स्फिंक्टर्स को रिप्लेस हम आर्टिफिशियल एनल स्फिंक्टर से करते हैं। द डिवाइस इज एसेंशियली एन इन्फ्लेटेबल कफ विच इज़ इम्प्लांटेड अराउंड योर एनल कैनाल। तो एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स आते हैं, उसको हम एनल कैनाल में डाल के इम्प्लांट कर देते हैं और उसकी वजह से हम जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं वो फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। स्फिंक्टर रिपेयर, स्फिंक्टर को रिपेयर भी कर सकते हैं, या तो अगर पूरी तरीके से ख़राब है तो हम या तो उसको आर्टिफिशियली रिप्लेस कर देंगे, और अगर पूरी तरीके से ख़राब नहीं है तो हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, इन दिस सर्जरी डॉक्टर टेक्स अ मसल फ्रॉम द इनर थाई से मसल्स लेते हैं एंड देन व्रैप इट अराउंड दिस स्फिंक्टर, और स्फिंक्टर पर व्रैप कर देते हैं इन मसल्स को, रिस्टोरिंग मसल टोन टू द स्फिंक्टर। और जब स्फिंक्टर्स को जब ये व्रैप कर देते हैं तो स्फिंक्टर्स जो हैं टाइट हो जाते हैं। स्किन केयर, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन केयर हम कैसे करेंगे, वॉश विथ वाटर। जब भी फीसेस पास होते हैं तो पेशेंट को बोलेंगे कि उसको वाटर से धोए और सोप से ना धोए, क्योंकि हर बार सोप यूज़ करने से क्या होगा कि वहाँ का एरिया जो है ड्राई हो जाएगा। और इसके अलावा पेशेंट को बोलना है कि ड्राई टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें, और अगर मतलब उस एरिया को धोने के बाद उस एरिया को सुखाना भी ज़रूरी होता है, तो सुखाने के लिए जो ड्राई टॉयलेट पेपर होता है उसका इस्तेमाल करें। और दूसरे जो पेपर्स आते हैं, टॉयलेट पेपर्स आते हैं, जैसे कि अल्कोहल पेपर्स आते हैं या परफ्यूम पेपर्स आते हैं, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। तो अल्कोहल फ्री पेपर्स, परफ्यूम फ्री टॉयलेट्स और वाइप्स में बी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर क्लीनिंग द एरिया। ड्राई थरोली में यही है कि उस एरिया को वॉश करने के बाद ड्राई करना ज़रूरी है, वरना वहाँ की स्किन जो है निकलने लगेगी, फटने लगेगी, रैशेस होने लगेंगे। देन अप्लाई अ क्रीम और पाउडर, और उस एरिया पे क्रीम या फिर पाउडर लगाएं, और फिर उसके बाद एक लूज़ क्लोथिंग ड्रेसिंग करें और कॉटन अंडरगारमेंट्स का इस्तेमाल करें। Thank you. This is all about the topic fecal incontinence.